तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इस मोलैलिटी को एक्सप्लेन करना है अगर आपको, तो इसमें भी दो बेसिक टर्म आपको माइंड में रखना पड़ेगा। फर्स्ट बेसिक टर्म जो आपका है उसको कहते हैं आप सोल्यूट इज इक्वल टू, सोल्यूट को किस में लेंगे, इसमें भी आप सोल्यूट का क्या लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ले लो। और दूसरा आप सोल्यूशन जहाँ लेते थे वहाँ सोल्यूशन की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट लेना होगा। और ये सॉल्वेंट किसमें आप लेंगे, 1000 ग्राम या 1 kg में आप इसको। मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों जो कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट में आते हैं, इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि मोलैलिटी जो होता है वो मास डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, मास डिपेंडेंट। और जो मोलैरिटी होता है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट और मास डिपेंडेंट का मतलब क्या है, मतलब ये कि जब हम सोल्यूशन में वेरिएशन करते हैं उसके टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर में वेरिएशन करने पर उसके वॉल्यूम में वेरिएशन हो सकता है लेकिन उसके मास में वेरिएशन नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज करेंगे उसके वॉल्यूम में अगर वेरिएशन आता है तो आपके हर उस यूनिट जो वॉल्यूम बेस्ड है, जैसे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी आप सोल्यूशन है, मोलैरिटी आप सोल्यूशन है, इन सब में आप देखो 1 लीटर लिए थे, इसका मतलब ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन करेंगे तो वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा, तो इन सारी कंसंट्रेशन यूनिट में भी वेरिएशन आएगा। लेकिन मोलैलिटी में टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे नहीं। और मास टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए अब कंसंट्रेशन यूनिट में जो भी टर्म मेजर फैक्टर यूज होता है, हम सारा एक्सप्लेनेशन मोलैलिटी के टर्म में देते हैं, न कि मोलैरिटी के टर्म। तो मोलैलिटी को आपको डिफाइन करना था, तो मोलैलिटी क्या हो गया, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं और सॉल्वेंट कितना लेते हैं, 1 kg। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला क्या हो गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। या मोलैलिटी का सिंपल सा फार्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू सॉल्वेंट, ब्रैकेट में मैंने देखिए क्या लिखा, ग्राम लिख दिया। इसके पहले आपने जब मोलैरिटी जब स्टडी किया था तो वहां पर यहाँ सॉल्वेंट किस में लिए थे, ml में लिए थे। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का फार्मूला, दोनों का सॉल्व करने का मेथड, कंसंट्रेशन यूनिट एक ही जैसे है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। मोलैरिटी के केस में आप सॉल्वेंट को ml में लिए थे और मोलैलिटी के केस में ग्राम में। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर मोलैरिटी का है और उस क्वेश्चन को आप मोलैलिटी के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ एक चेंज कर दीजिए, ml को हटा के ग्राम कर दीजिए, लीटर को हटा के kg कर दीजिए, मोलैलिटी का टर्म एक्सप्लेन हो जाएगा। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं क्या है मोलैलिटी। सेम डिफिनीशन जैसे मोलैरिटी को आपने एक्सप्लेन किया था, तो क्या बोला, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, जिसे आप 1000 ग्राम भी कह सकते हो, ऑफ सॉल्वेंट। That is the definition of molality. The number of moles of solute present in 1 kg or 1000 gram of solvent. ध्यान देना है आपको, solution नहीं लिखा है, solvent लिखा हुआ है, ml नहीं लिखा है, ग्राम लिया हुआ है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी का बेसिक डिफरेंस उसकी यूनिट की है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में जो मोलैलिटी का टर्म आता है
उसको हम ठीक उसी तरह एक्सप्लेन करते हैं जैसे मोलैलिटी। अब मैं एक एग्जांपल इसका आपको देता हूँ। एग्जांपल के बेसिस पर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा 100% मोलैरिटी की तरह सॉल्व है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि 23 ग्राम ऑफ C2H5OH is dissolved in 100 gram of water. 23 gram of ethanol is dissolved in 100 gram of water. Calculate small m means molality of solution. तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन अगर आपको इसका कैलकुलेट करना है तो आपको पहले ये पता करना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या टर्म दिया गया है और क्या कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या गिवन है, पहले हम ये देखें। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, स्मॉल w की वैल्यू आपको 23 ग्राम दी है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट ध्यान से आप देखो कितना है, 100 ग्राम है। और क्या चाहिए आपको फार्मूले के बेसिस पर, मॉलिक्यूलर मास चाहिए आपके सब्सटेंस का। तो m डैश किसका निकालना है आपको, एथेनॉल। तो m डैश अगर आप एथेनॉल का कैलकुलेट कर लो तो आपको पता होगा कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 2 कार्बन का कितना हो गया 24, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, इस वजह से इसका आ जाएगा 6 और एक ऑक्सीजन इसमें है तो उसका होता है 16। तो ये टोटल अगर आप ऐड करके देखो तो ये वैल्यू कितनी आएगी 46। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला आपके सामने है, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन 2000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया है। अगर ग्राम की जगह ml हो गया होता तो ये मोलैलिटी क्या हो जाता, मोलैरिटी हो जाता। तो आप इसमें वैल्यू फटाफट पुट करो और आंसर आता है क्या, W आपका दिया है 23 इंटू क्या करो 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास m डैश की वैल्यू कितनी थी 46 इंटू सॉल्वेंट कितना दिया है 100 ग्राम। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखो तो 23 2 जा ये हो जाएगा, इससे 2 0 अगर कैंसिल हो जाए तो ये 2 5 सा हो जाएगा। इसका मतलब टोटल आंसर अगर आप देखो तो आता है 5m या मोल पर केजी। आपने मोलैरिटी के केस में इसकी यूनिट क्या दी थी, मोल पर लीटर, और अभी आप क्या दे रहे हो, मोल पर केजी। तो अब आपने देखा कि किस तरह से हम मोलैलिटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी जो केस होता है, इन तीनों यूनिट्स में बहुत ही मिनिमम बेसिक डिफरेंस होता है। अगर आपको वो डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व। तो कंसंट्रेशन टर्म में जो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन तीनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, और जब तक वो डिफरेंस आपका क्लियर नहीं होगा तो आपने क्या बोला कि इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, उस चार्ट में मैं नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी को एक सीक्वेंस में दिखाता हूँ, और उस चार्ट को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ एक्चुअल में नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो आप प्रेशर में रहते हो एग्जाम में, तो उस समय आप यूनिट्स पे भी ध्यान नहीं दे पाते हो, जल्दीबाजी में आप सॉल्व करते हो तो भी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी आप यूनिट भी गलत लिख देते हो, वैल्यू भी पुट करना मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ नॉर्मेलिटी, जिसको आप कैपिटल एन कहते हो। दूसरा मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ मोलैरिटी, जिसको आप कैपिटल एम कहते हो। और तीसरा टर्म मैं आपको दिखाता हूँ मोलैलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन,
मोलैरिटी को कैपिटल M और मोलैलिटी को क्या करें, स्मॉल m। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, ये नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी से जो आप कंसंट्रेशन टर्म की यूनिट्स बना रहे थे उसमें आप कैसे इसको क्लियर करें। नॉर्मेलिटी में आप सोल्यूट कितना क्या लिए थे, ग्राम इक्विवेलेंट, याद आया आपको, सोल्यूट किसमें लिए थे, ग्राम इक्विवेलेंट, और सोल्यूशन किसमें लिया था आपने, 1 लीटर लिया था, सोल्यूशन क्या था आपका 1 लीटर। मोलैरिटी के केस में आप सोल्यूट जो ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स, और सोल्यूशन क्या ले रहे थे आप 1 लीटर, ओके। और मोलैलिटी के केस में अगर आप देखो तो सोल्यूट किसमें आपने लिया, नंबर ऑफ मोल्स, और सोल्यूशन की जगह आपने क्या यूज किया था, सॉल्वेंट, और लीटर की जगह आप क्या लिखोगे 1 kg यानी 1000 ग्राम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें डिफरेंस क्या है और किसकी किससे कुछ सिमिलरिटी भी दिखाई दे रही है आपको। इस चार्ट के बेसिस पर आप 100% सबको डिफाइन कर लोगे। मैं इसका फार्मूला भी जो आपको बताया हूँ उसको ड्रा करता हूँ, ध्यान से देखें। नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपने लिखा था W इंटू 1000 अपॉन E इंटू सॉल्वेंट ml। मोलैरिटी में आपने लिखा था W इंटू 1000 अपॉन m डैश क्या था, मॉलिक्यूलर वेट था, इंटू सॉल्वेंट इसमें ml में। लेकिन मोलैरिटी के केस में आ जाओ तो W इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू सॉल्वेंट किसमें लिया था आपने, ग्राम में। तो आपका ये जो चार्ट है वो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी सब में बेसिक डिफरेंस क्लियर कर रहा है। नीचे तीनों में सॉल्वेंट है लेकिन इनका सॉल्वेंट ml में है, इनका सॉल्वेंट ml में है, लेकिन इनका सॉल्वेंट ग्राम में है। उसके बाद सोल्यूट के टर्म में आ जाओ, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वर्ड कहीं भी आएगा तो वो सिर्फ नॉर्मेलिटी को एक्सप्लेन करेगा, और नंबर ऑफ मोल्स आएगा तो वो मोलैरिटी और मोलैलिटी को एक्सप्लेन करेगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो आपका ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन के टर्म में आपने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी को अगर आप एक साथ अगर देख रहे हैं तो आप एक साथ देखने पर आपको इनका बेसिक डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। क्या था, देखिए सोल्यूशन का फॉर्मेशन, तो टर्म जो आपका नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, सब में आपने सोल्यूशन का यूनिट यूज किया है। सामने में आप देख रहे हो कि अगर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक सिमिलरिटी देखने को मिल रही है तो वो सिमिलरिटी क्या है, सोल्यूशन इनका भी 1 लीटर है और इनका भी 1 लीटर है। मोलैलिटी का, मोलैलिटी से अगर कुछ सिमिलरिटी आप दिखाना चाहते हो मोलैलिटी से, तो क्या सिमिलरिटी दिख रहा है, इनका सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स है तो इनका भी सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स है। नॉर्मेलिटी का कोई भी टर्म मोलैलिटी से रिलेटेड नहीं, ना सोल्यूट इनका सिमिलर दिख रहा है ना सोल्यूशन का टर्म सिमिलर दिख रहा है। तो मोलैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं से नॉर्मेलिटी के एक टर्म को यूज कर रही है, क्या, लीटर, और मोलैलिटी के भी एक टर्म को यूज कर रही है, वो है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह कंफर्म हो लीजिए और इस चार्ट की बेसिस पर आप तीनों का डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट दिया। तीनों स्टडी करने से पहले अगर आप इस चार्ट की स्टडी करते हो तो आगे का कॉन्सेप्ट आपका इजी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और हम इसके बाद कंसंट्रेशन की अगली यूनिट पे आते हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और अगर ये नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी से भी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके होते हैं तो उसको भी मैं आपको एक एक करके एक्सरसाइज को सॉल्व करा दूंगा। अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 था। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी अभी कल की क्लास में आपने देखा, सबका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन आज का टॉपिक है आपका। मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन को हम एक्स या काई से भी डिनोट करते हैं, ये काई सिस्टम में आता है, आप एक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट। अब मोल का मतलब तो आप जान ही रहे हो, मोल से मतलब रिलेटेड क्या है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोल इसका टर्म है, तो मोल को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। किसी भी सोल्यूशन का फॉर्मेशन अगर हमने किया है तो उस सोल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए? कंपलसरी क्या है? सोल्यूट होना चाहिए और सॉल्वेंट होना चाहिए। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप ऐड करते हो तब जाकर के आप सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हो। तो उस सोल्यूशन के फॉर्मेशन में सोल्यूट को कितना आपने लिया है, सॉल्वेंट को आपने कितना लिया है, आपको पहले से उनका मास पता होना चाहिए। हमने कहा हम साल्ट सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो अब ठीक है साल्ट सोल्यूशन बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं? हमने कहा हम साल्ट को लेंगे और वाटर को लेंगे, वाटर को एक्सेस में लेंगे, साल्ट स्मॉल अमाउंट में लेंगे और साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करके साल्ट सोल्यूशन बना देंगे। तो क्या आपने लिया है साल्ट और वाटर का? तो आपने कहा मास लिया है। तो उस तरह से आपने बोला कि हाँ, किसी सोल्यूशन का अगर फॉर्मेशन करना है तो एक डेफिनिट क्वांटिटी सोल्यूट की एक डेफिनिट क्वांटिटी सॉल्वेंट में जब डिस्पर्स करते हैं या मिलाते हैं तब जाकर के एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन। उस सोल्यूशन के फॉर्मेशन में कंसंट्रेशन टर्म की जितनी भी यूनिट्स आपने पढ़ी थी मोल फ्रैक्शन से पहले, उन सब यूनिट्स में कहीं पर आपको मास, आपको मॉलिक्यूलर मास, आपको इक्विवेलेंट मास, सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, सोल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ये सारे टर्म्स देखने को मिले। तो मोल फ्रैक्शन कहता है कि हमने एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन किया, उस सॉल्यूशन में सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो सोल्यूट का कितना मोल्स है और सॉल्वेंट का कितना मोल्स है ये पता चल जाए। अगर तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मोल्स को हम ऐड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल अगर आपको पता चल गया उस सोल्यूशन का और उसमें सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल अलग, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल अलग पता है आपको, तो एक रेशियो हम बना लेते हैं। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को एक साथ ले लेते हैं, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स और सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को एक साथ ले लेते हैं। ये दोनों सेपरेटली सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट एंड टोटल कंपोनेंट। ए कंपोनेंट एंड टोटल कंपोनेंट के बीच का जो रेशियो बनता है उसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाता हूँ। एक सोल्यूशन चलिए हमने बनाया, इस सोल्यूशन में हमने क्या किया, एक कंपोनेंट हमने ले लिया x और दूसरा कंपोनेंट हमने क्या ले लिया y। x क्या है आपका कंपोनेंट है और y भी क्या आपका कंपोनेंट है। इन दोनों को मिलाया, इसमें आपने वाटर में मिलाया, ये आपका वाटर। तो कंपोनेंट x और कंपोनेंट y अगर वाटर में डिसॉल्व होगा तो डेफिनेटली वो क्या बनाएगा, एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x और नंबर ऑफ मोल ऑफ y क्या है। मैंने कहा ये nx हो गया और ये आपका ny हो गया। nx और ny क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x कंपोनेंट, और ny क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y कंपोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू nx प्लस ny हो जाएगा, nx प्लस ny हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या है, ये जो nx प्लस ny है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सोल्यूशन है। ny क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट y है। nx क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट x है। तो मोल फ्रैक्शन यानी काई x निकालना है, काई y अगर आपको निकालना है तो क्या फार्मूला हो गया, तो आपने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट x यानी nx अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी nx प्लस ny
ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन किसका, कंपोनेंट x का। और अगर y का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ y, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन nx प्लस y, तो ये कंपोनेंट y का। तो ये क्या है, एक रेशियो ही तो है। किसका रेशियो है, x का और सॉल्यूशन का। फिर यहाँ क्या है, y का और सॉल्यूशन का। n टर्म किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को। तो nx क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x है। ny क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y है। ये x और y क्या है, ये दो कंपोनेंट हैं जिनको हमने मिक्स किया है वाटर में और एक सॉल्यूशन बनाया है। और दोनों कंपोनेंट का हमें इंडिविजुअली क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो और इस बेसिस पर आप मोल फ्रैक्शन को डिफाइन भी कर सकते हो एक लाइन में। कैसे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ all component, ratio of number of moles of a component and total moles of all component, इसको हम कहते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। मैं आपको बेसिकली फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मोल फ्रैक्शन क्या है। तो आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, किसका है, नंबर ऑफ मोल्स का है। जिस कंपाउंड को आपने ऐड किया है या जिस सब्सटेंस को आपने ऐड किया है किसमें, सॉल्वेंट में, और क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, उस बेसिस पर अगर आपको मोल फ्रैक्शन एक्सप्लेन करना है तो हमें जितनी भी कंपोनेंट से वो सॉल्यूशन बना है सबका मोल फ्रैक्शन हम सेपरेटली डिटरमाइन करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल n से। अभी आपने बोला कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें दो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं। एक कंपोनेंट हमारा क्या है, x है, और एक कंपोनेंट क्या है, y है। उस टर्म के हिसाब से अगर आपने उनका सॉल्यूशन बनाया है तो पहले x का नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, तो आपने कहा nx हो गया। y का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, आपने बोला ny हो गया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स nx और नंबर ऑफ मोल्स ny को आप एक साथ ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, nx प्लस ny, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में x कितना है और y कितना है, वही उसका फ्रैक्शन होता है। तो अगर आपको x का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो x के नंबर ऑफ मोल्स को आप ऊपर ले लो और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लो। y का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो y का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर ले लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लो। इस तरह से आप इंडिविजुअली दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एक और इजी वे में आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा टॉपिक। हमने कहा कि इफ स्मॉल n मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन कैपिटल N मोल ऑफ सॉल्वेंट, देन क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अब आप निकालो जरा, टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, n प्लस n, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्यों, ये n मोल किसका हो गया, सोल्यूट का, और ये कैपिटल N मोल किसका हो गया, सॉल्वेंट का। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, n प्लस n। ये किसका है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किससे होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। अब अगर आपने ये देखा n प्लस n टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अब अगर हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है किसका, सॉल्वेंट का। तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन।
ओके, अब मोल ऑफ सोल्यूट क्या है, n है, स्मॉल n है। मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कैपिटल N है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, n प्लस n है। तो आपने क्या लिखा, मोल ऑफ सोल्यूट n और मोल ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n प्लस n। इस तरह मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट का निकालेंगे। तो मैंने बोला जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल्स को नीचे लिखेंगे। तो सॉल्वेंट का मोल क्या है, कैपिटल N और कैपिटल N अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल n प्लस n। इस कंडीशन में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कि हम सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अब हमने आपको अभी कुछ देर पहले पिछली क्लास में बताया था कि ये n क्या है। तो आपने बोला n नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट अगर करना है तो आपको उसका वेट चाहिए और उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी सिंपल फार्मूला था n इज इक्वल टू W/m। मैं भी आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के केस में इसको दिखाया। मोल फ्रैक्शन में आपने बोला कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या, तो मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन का जब फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय सोल्यूट और सॉल्वेंट का जब कॉम्बिनेशन होता है और सोल्यूशन बनता है तो उसमें सोल्यूशन के बनने में सोल्यूट के कितने मोल यूज़ किए गए, सॉल्वेंट के कितने मोल यूज़ किए गए, तो उस मोल को भी मैंने क्या बोला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो सोल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है और उसमें सॉल्वेंट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तब आता है क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो उस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है और उस टोटल नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्वेंट कितना है, इसी को हम उसका मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया क्या कि अगर किसी सोल्यूशन के फॉर्मेशन में स्मॉल n मोल आपने क्या लिया, सोल्यूट लिया है, और कैपिटल N मोल क्या लिया आपने, सॉल्वेंट लिया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, n प्लस n। तो इस n प्लस n में n इस सोल्यूट क्या है, स्मॉल n है, और सॉल्वेंट क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन कर दीजिए, और मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन करेंगे। इसका मतलब हो गया कि दोनों कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, सोल्यूट का अलग निकालेंगे और सॉल्वेंट का अलग निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू क्या होता है, W/m होता है। तो इस बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ कैपिटल N की जगह पे भी हम कैपिटल W/कैपिटल M का यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप देखो जरा, स्मॉल n अपॉन n प्लस n, और यहाँ पर क्या है, कैपिटल N अपॉन n प्लस n है। तो जहाँ पर ये स्मॉल n और कैपिटल N की वैल्यू दी है और यहाँ पर आपने लिखा है n इक्वल टू W/m होता है, तो क्या इन टर्म्स को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका फार्मूला ये क्या हो जाएगा, स्मॉल n है तो W/m इसका हो जाएगा, फिर स्मॉल n यहाँ पर भी है तो W/m यहाँ पर हो जाएगा, और अगर ये कैपिटल N है तो कैपिटल W/कैपिटल M हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पर कैपिटल N है तो कैपिटल W कैपिटल M यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पर आप देखो स्मॉल n है तो स्मॉल n इक्वल टू क्या है, स्मॉल W/स्मॉल m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल W/कैपिटल। तो ये जो फार्मूला आपने दिया ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में है, और ये फार्मूला आपका नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में है, और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि n इक्वल टू W/m होता है। तो किसी भी सोल्यूशन में अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दिए हैं तब तो आप इस फार्मूले में रख के इजी वे में ले सकते हो, और अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, ग्राम वेट दिया हुआ है, तो फिर उसके मॉलिक्यूलर वेट को हेल्प में लेकर पहले आप उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तब उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का यही फार्मूला है। सोल्यूट का मोल अलग निकालते हैं, सॉल्वेंट का मोल अलग निकालते हैं। इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और उसके बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन अगर आपको इसका समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड चाहे जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बस फार्मूले को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म का एग्जाम्पल है कि 46 ग्राम ऑफ
C2H5OH is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान दें, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल को 90 ग्राम ऑफ वाटर में आपने डिसॉल्व कर लिया। अब आपको निकालना है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल मीन्स C2H5OH, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन में आप सोल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल को आप क्या करते हो, ऐड करते हो और टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हो। और जिस सब्सटेंस का या कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, अपॉन टोटल मोल कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा और उसका मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन में मोल्स कैसे निकालते हैं, तो हमें सब्सटेंस का क्या चाहिए, W और M। W क्या है, उसका वेट चाहिए, और M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है आपको। पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं। क्वेश्चन में अगर गिवन वैल्यू आप लिख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत इजी होता है। मैंने आपको बार बार बोला है कि उस वैल्यू को अगर आप डायरेक्ट लिख लेते हो तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आगे की बात करते हैं। गिवन में मास ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू कितना दिया है, 46 ग्राम। मास ऑफ H2O आपको कितना दिया है, 100 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है किसका, C2H5OH का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा 24, 6 हाइड्रोजन प्लस 6, एक ऑक्सीजन भी है तो 16, तो ये आ जाएगा टोटल 46। मैंने बार बार आपको बोला है कंसंट्रेशन यूनिट में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो क्या हो जाएगा, H2O का 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है तो 16 है, तो टोटल वैल्यू क्या होगी 18। अब आपने ये सारा टर्म कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन अगर आप C2H5OH का कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे। तो C2H5OH का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC2H5OH अपॉन NC2H5OH प्लस NH2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब आपने बोला कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक ही फार्मूला है, W/M। तो अगर आपको निकालना है NC2H5OH तो इसका वेट कितना दिया है, W, जरा ध्यान दीजिए, 46 ग्राम हो गया, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 46 हो गया। तो ये बेटा हो जाएगा 46 अपॉन 46 इज इक्वल टू 1। तो ये 46 अपॉन 46 क्या कर दिया आपने, W/M कर दिया। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इसी तरह आप NH2O भी कैलकुलेट कर लो। तो H2O का W कितना है, 100 ग्राम लिया हुआ, और H2O का M कितना है, मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो 100 अपॉन 18 कर देंगे, तो इस तरह से आपका टर्म आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए, सिंपल अभी तो मैं आपको 90 ग्राम दिया है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी आप 90 ग्राम ले लो, क्वेश्चन में 90 ग्राम दिया। तो मैंने कहा क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से आप करना चाह रहे थे तो नंबर ऑफ मोल्स को आप डायरेक्ट अलग कैलकुलेट कर लो और फिर बाद में एक साथ इस फार्मूले में ऐड कर दोगे, आपको वैल्यू आ जाएगी। तो अब जरा ध्यान से देखें, C2H5OH का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1। क्यों आया नंबर ऑफ मोल्स 1 इसका, क्योंकि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट कितना है 46, मॉलिक्यूलर वेट कितना 46, तो ये हो गया 1। और नंबर ऑफ मोल्स वाटर का W/M, इसका W कितना है 90 ग्राम और M कितना है 18, तो ये 5 है। किसका पूछ रहा है आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल।
अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल है, तो आपके सामने देखिए ये फार्मूला बना हुआ है। इस फार्मूले में आप चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका काई C2H5OH इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, NC2H5OH। तो NC2H5OH कितना दिया है, 1, ये हो गया आपका 1 अपॉन NC2H5OH, तो ये भी होगा 1, और फिर क्या है NH2O, तो NH2O की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/6। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन वाटर का भी पूछता है, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, वाटर का मोल अपॉन टोटल मोल कर देंगे। तो वाटर का मोल कितना था 5 अपॉन 1 + 5, ये हो जाएगा क्या 5/6। अब ये आपका जो मोल फ्रैक्शन का रिजल्ट आया, C2H5OH का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में 1/6 आया और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आया 5/6 आया। एक बेसिक टर्म मैं आपको बता देता हूँ, क्या, काई सोल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है 1। यानी किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जब आप ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए। इसका मतलब हो गया सोल्यूट फ्रैक्शन में आएगा और सॉल्वेंट भी फ्रैक्शन में आएगा और सबका रिजल्ट कितना आता है 1 आता है। तो कैसे आया आप देखो ना, 1/6 और 5/6 को आप ऐड करके देख लो, तो इस रिजल्ट में क्या आएगा 1/6 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1। और दूसरी बात, अगर दो कंपोनेंट हैं और एक कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट भी कर लिया, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत भी क्या है, 1 में से उसको माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए। अगर आपने 1 में से 1/6 माइनस किया होता तो श्योर है कि 5/6 आता। तो 5/6 और 1/6 को जब आप ऐड करते हो तो क्या रिजल्ट आ गया 1 आता है। यानी किसी भी सोल्यूशन में चाहे वो जितने भी कंपोनेंट से बना होता है उनका टोटल रिजल्ट मोल फ्रैक्शन का कितना होना चाहिए 1 आना चाहिए। इसको मैं आपको और एक इजी वे में कंफर्म करता हूँ और तब आपको लगेगा कि सोल्यूशन में चाहे जितने भी कंपोनेंट्स आप यूज़ कर लो सबका रिजल्ट कितना आना चाहिए 1 को कहते हैं यूनिटी। तो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तो अभी रिजल्ट में आपने बताया कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज ऑलवेज रिमेन इक्वल टू यूनिटी 1 आता है। कैसे आता है अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन किया, उस सोल्यूशन के फॉर्मेशन में हमने दो कंपोनेंट लिया, कंपोनेंट ए ले लिया और कंपोनेंट बी ले लिया। क्लियर हो गया? कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को आपने ऐड करके एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन किया। अब हमको क्या नॉलेज में होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू Na कर दीजिए। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी क्या हो जाएगा Nb हो जाएगा। क्या, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या Na प्लस Nb। दो कंपोनेंट। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन यानी जिसको आप क्या कहते हो काई ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, n का मोल क्या है Na अपॉन टोटल मोल क्या है Na प्लस Nb। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मोल फ्रैक्शन B का निकालते हो तो मोल्स ऑफ B क्या है Nb अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। मैंने आपको बार बार बोला कि जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे उसके मोल अपॉन टोटल, यही फार्मूला है। जिसका भी निकालना है उसका मोल ऊपर रखिए अपॉन टोटल। तो अगर कंपोनेंट ए का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का मोल रखा अपॉन टोटल मोल, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फिर आपने बी का रखा और टोटल मोल। अब इन टोटल मोल को हम ऐड करते हैं।
जरा ध्यान दीजिएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, इसका एलसीएम क्या आएगा, Na प्लस Nb आएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, Nb आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ये टोटल अगर कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो इससे कंफर्म होता है कि मोल फ्रैक्शन A कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन B कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जिस तरह से आपने 2 कंपोनेंट लेकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया था, उसी तरह आप 3 कंपोनेंट लेकर के भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम अगला टर्म अगले एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। हो गया। अब मैं आपको इसी टर्म को एक्सप्लेन करता हूं फॉर 3 कंपोनेंट्स। अभी तक सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में आपने कितने कंपोनेंट्स लिए, 2 कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, तो हम एक नया कंपोनेंट अब इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं, कंपोनेंट सी भी ऐड कर देते हैं। अब इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में कितने कंपोनेंट यूज हो गए, 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन, ए बी एंड सी। तो अब आपने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो कंपोनेंट जो बड़ा है उसका भी नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दें। इसी में ध्यान दीजिएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, पता है, Na है Nb है, तो ये हो जाएगा आपका Nc। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb में और क्या ऐड हो जाएगा, आपका Nc ऐड हो जाएगा, तीसरा कंपोनेंट। अब मोल फ्रैक्शन किसका, A का निकला था, तो मोल फ्रैक्शन B का निकला था, तो अब मोल फ्रैक्शन C का निकालिए, कंपोनेंट C का, तो क्या हो जाएगा, C का मोल Nc अपॉन टोटल मोल्स, तो क्या हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। इसमें भी अब आप Nc ऐड कर दो, इसमें भी आप Nc ऐड कर दो, क्योंकि अब ये 3 कंपोनेंट से बन गए। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट C, कंपोनेंट B एंड कंपोनेंट A। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A था, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B था। तो हम इसी में क्या ऐड करने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट C करोगे आप, तो C का मोल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, N, सब में Nc ऐड कर देते हैं, Nc, इसमें भी आपका Nc, ये हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। तो एलसीएम तीनों का मिला के क्या आ जाएगा, Na Nb Nc। तो यहाँ पर क्या टर्म देखिए ध्यान से, ये तीनों के मोल्स हो गए, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, Nb Na प्लस Nc। क्लियर। तो ये टोटल रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा। तो ये एग्जांपल और हम लोग सॉल्व करते हैं, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको। मैं बोला आपसे कि 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला आप देखो, CH3COCH3, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, is dissolved in 54 ग्राम ऑफ वाटर। 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन is dissolved in 54 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate mole fraction of acetone in the solution। ओके, 5.8 ग्राम एसीटोन है, यानी आपने आंसर में देखा मास ऑफ एसीटोन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसीटोन, मास ऑफ वाटर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ये 4 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए
और जब तक ये वैल्यू आप नहीं पता करेंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मास ऑफ एसीटोन कितना आपको दिया है, 5.8 ग्राम दिया है। चलो एक मिला। दूसरा क्या है, मास ऑफ वाटर कितना दिया आपको, 54 ग्राम दिया है, 2 मिला। मास ऑफ एसीटोन आप कैलकुलेट करो। आप ध्यान से देखो इस कंपाउंड में कितने कार्बन है टोटल, कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। तो एक कार्बन का अगर एटॉमिक मास 12 है तो 3 कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 36। इसमें एक ऑक्सीजन भी है तो +16 और इसमें 6 हाइड्रोजन है तो +6। ये टोटल रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 58 आएगा। और मास ऑफ वाटर 54 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना दिया, तो 2 हाइड्रोजन का 2 + 16 ये हो जाएगा आपका 18। अब आपको क्या निकालना है, एसीटोन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन एसीटोन का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन, याद करिए फार्मूला, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ओके, एसीटोन का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ एसीटोन का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, N एसीटोन, याद करिए W/M। एसीटोन का W कितना है, 5.8 ग्राम और M कितना दिया है, 58 ग्राम। फिर इसी तरह N वाटर का भी निकाल दीजिए। तो वाटर का W/M के टर्म में क्या हो जाएगा, वाटर का मास कितना है, 54 दिया है और क्या, वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए और एसीटोन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 5.8/58 और ये हो जाएगा 5.8/58 प्लस 54/18। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी वैल्यू आपकी आएगी एसीटोन की, अगर वाटर का भी निकालना है तो आपको पता है कि अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे एसीटोन की वैल्यू तो हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो गाइस अब तक हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की सारी यूनिट का स्टडी कर चुके हैं। इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म जब एंड होता है तो अब सॉल्यूशन चैप्टर के अगले स्टेप में हम आएंगे, उसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज।